गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अन्नू रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ सुबह 5 बजे मेरे न्यूज़पेपर के एनालिसिस के चैनल के ऊपर। यूपीएससी के लिए हम इस न्यूज़पेपर का एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। आज दिन है 26 जुलाई का और आज ही के दिन ओलंपिक 2024 जो है वो हो रहे हैं शुरू। तो क्या है कहानी ओलंपिक्स की देखेंगे, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हमें यूपीएससी के लिए भी इनको जाना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आईसीजे के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इनमें से ऐसी कौन सी 4 स्टेटमेंट हैं जो यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का और ये न्यूयॉर्क के अंदर लोकेटेड नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि आईसीजे जो है वो सुओ मोटो केसेस को भी अपने अंदर ले सकता है, यानी किसी को शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद ये सामने आकर जो इन्हें गलत लग रहा है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इज़ इट करेक्ट और नॉट, ये आप लोगों को बताना है। दूसरा, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके ऊपर अक्यूज होता है, जिनके ऊपर इल्ज़ाम होते हैं कि उन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं, युद्ध के अंदर जो क्राइम होते हैं वो किए हैं, या फिर उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए यहाँ पर क्राइम्स किए हैं, मानवता जो होती है उसके खिलाफ में क्राइम्स किए हैं, तो उनके ऊपर ये सुओ मोटो केसेस ले सकता है और उनको जुरिडिक्शन इनका इतना है कि इनको भी यहाँ पर ट्रायल के रूप में सामने लाया जा सकता है। नंबर 3 स्टेटमेंट कहती है कि यूएन की जो जनरल असेंबली है और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सब के सब यहाँ पर चुनाव करते हैं आईसीजे के जजेस का। नंबर 4 कहती है कि आईसीजे की जो डिसीजन होती है वो लगातार कॉन्टिन्यूअस होती है और ये बाइंडिंग फोर्स के साथ में अपने डिसीजन सामने लाती है। कोई अपील नहीं हो सकती है यहाँ पर इसके ऊपर, क्योंकि आईसीजे जो होता है वो वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो आप लोगों को करेक्ट यहाँ पर आंसर बताना है। हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखेंगे। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, दैट इज़ ट्रू कि ये न्यूयॉर्क के अंदर तो नहीं है, लेकिन है कहाँ पर फिर, ये एक्चुअली में आपको मिलेगा पीस पैलेस के अंदर में। अब ये पीस पैलेस क्या है? पीस पैलेस का मतलब होता है शांति का यहाँ पर महल, और ये है द होग के अंदर में। अब होग जो है वो है नीदरलैंड के अंदर में, तो ये हमें देखने को मिलता है नीदरलैंड कंट्री के अंदर, तो न्यूयॉर्क के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ना तो ये सुओ मोटो केसेस ले सकते हैं और ना ही ये इंडिविजुअल जिनको अक्यूज किया गया है वॉर क्राइम्स में उनके प्रति उनका जुरिस्डिक्शन वहाँ तक किसी एक इंसान तक पहुँच पाता है। तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, 4th स्टेटमेंट भी ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार नीदरलैंड्स की लोकेशन को देखते हैं। मैपिंग भी तो हमें यूपीएससी के लिए ध्यान से करनी होती है ना, हमें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहाँ है, और हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री है कि वहाँ पर जब किसी 2 कंट्रीज़ का यहाँ पर चीज़ें साथ में ठीक नहीं चल रही होती है तो उनको कौन संभालता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखता है, वहीं से कार्रवाई होती है। हम देखेंगे ये लगता है नीदरलैंड के अंदर में, पैलेस के अंदर में, और नीदरलैंड जो है वो अपनी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्री यहाँ पर लगते हुए दिखा रहा है। ऊपर आप यहाँ पर जर्मनी को देख पाएंगे, इधर हम पोर्तुगीज़ को देख पाएंगे, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर पुर्तगाल है, यहाँ पर हम फ्रांस को देखेंगे, ऐसे ऑस्ट्रेलिया है, इटली है। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जिनके साथ में यहाँ पर बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पर लग्जमबर्ग है जो कि यूरोप की सबसे छोटी कंट्री है। अगर इसकी बाउंड्री को देखें तो ये नॉर्थ सी के साथ में, यानी कि मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है वो भी इसकी है, यहाँ पर कोस्टल बाउंड्रीज भी है, समुद्री यहाँ पर इसके तट भी हैं, जो कि नॉर्थ सी के साथ में लगता है, जो कि नॉर्वेगियन सी के नीचे है, साउथ में है। अब ये क्या है, इधर हम देखेंगे तो यूके है, और नॉर्थ सी जो बीच में है वो होता है यहाँ पर ये जो बाल्टिक सी है इधर की तरफ में, और ये जो 3 कंट्री हैं जिसमें हम यहाँ पर नॉर्वे को देख पाएंगे, स्वीडन को देख पाएंगे, और क्योंकि ये नॉर्वे है इसी वजह से इससे टच होते सी का नाम भी नॉर्वेयन सी रख दिया गया है। यहीं पर हमें स्वीडन दिखाई देता है और इधर हमें दिखाई देता है फिनलैंड, और फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है बाल्टिक सी। इधर आएंगे तो अटलांटिक ओशन को देख पाएंगे, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पर वर्ल्ड का 2nd नंबर पे सबसे बड़ा सी है, एस शेप का ये सी है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। और किसी बड़ी वाटर बॉडीज़ को देखें जो यूरोप के आसपास में है, तो यहीं पे हम देख पाएंगे ब्लैक सी को, जो कि तुर्की के बीच में और यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे अपनी बाउंड्रीज़ को टच करता है। और पूरे यूरोप को जो अफ्रीका से अलग कर रहा है वो है मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी जो है वो भी हम यहाँ पर यूरोप के साउथ के अंदर में देख पाते हैं।
कैस्पियन सी भी है जो यूरोप के साथ में अपनी बाउंड्री लगाता है, और कैस्पियन सी की करेक्टरिस्टिक्स ये है कि कैस्पियन सी जो है वो वर्ल्ड की, वैसे तो इसका नाम सी है, लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर की क्या है, बड़ी झील है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कैस्पियन सी। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि कैसे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर भी है। गिब्राल्टर कौन सी है, जो कि अफ्रीका को जोड़ती है यूरोप से, और इंग्लिश चैनल है जो कि यहाँ पर यूके को अलग करता है स्पेन एंड इससे फ्रांस से। तो ये भी कौन है, इंग्लिश चैनल इसका नाम है। आई होप आस पास की बहुत सारी चीज़ों की अब हमने देख लिया मैपिंग के नज़रिए से। अब हम चलते हैं आज की मेन न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, इसकी पीपीटी चाहिए, पीडीएफ के रूप में नोट्स चाहिए हैं जो कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड हो, मेन से रिलेटेड हो, उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप इस हैंडल से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, जो कि बात कर रही है पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स की। अब आप पूछेंगे मैम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हमें क्यों स्पोर्ट्स से इतना ताल्लुक़ रखना चाहिए। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे प्रीलिम्स के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1 से 2 न्यूज़ जो है वो पूछ ली गई है होने वाले रिसेंटली गेम से। दूसरी चीज़, क्योंकि जनरल नॉलेज में आता है, दूसरी चीज़ हम देख पाएंगे कि जीएस पेपर 2 के अंदर होता है सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के अंदर में हमें जीएस पेपर 4 में भी और जीएस पेपर 2 में भी कई बार करप्शन जैसे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है। अब करप्शन ऐसा तो नहीं है कि स्पोर्ट्स में नहीं होता, और क्योंकि स्पोर्ट्स जो था वो अभी करप्शन की वजह से ही, सेक्सुअल हरेसमेंट की वजह से ही बहुत सारे हमारे ऐसी कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन जो अब ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड हो चुके हैं और ओलंपिक में खेलने के लिए जा रहे हैं, उनको सड़कों पे बैठना पड़ा था। दे वर डूइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट जो भी यहाँ पर जो बॉडी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ फिलहाल रेसलिंग की, लेकिन और भी ऐसे स्पोर्ट्स थे जिनके जो खिलाड़ी थे वो सामने आए थे और बार बार बात करे। तो यानी कि कुछ न कुछ रिफॉर्म्स की तो ज़रूरत है ही। रिफॉर्म्स क्या चाहिएंगे वो मैं आप लोगों को मेंस के नज़रिए से यहाँ पर नोट्स के रूप में टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। लेकिन क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है और अभी जस्ट ये 1 साल पहले की ये घटना है, तो हम इसको तो नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि प्रोटेस्ट से आपसे कुछ ना पूछे, मेंस में हो सकता है रिफॉर्म पूछे, लेकिन प्रीलिम्स में क्योंकि 2036 के अंदर अब हम देखेंगे कि इंडिया जो है वो भी ओलंपिक होल्ड करने की बात कर रहा है, तो इसीलिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो चलिए ओलंपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिलहाल आज 26 जुलाई को हम देखेंगे कि यहाँ पर पेरिस में 2024 के ओलंपिक्स की शुरुआत हो जाएगी। इनको बोला जाता है मॉडर्न ओलंपिक्स। तो फिर एंशियंट ओलंपिक्स क्या थे, यानी कि 2 अलग अलग एक समय पे ओलंपिक होते थे। ओलंपिक्स की अगर हिस्ट्री में जाए तो ओलंपिक की हिस्ट्री हमें मिलती है ग्रीक लोगों से। तो ग्रीस जो आज की कंट्री आप देख पाएंगे, उनकी मिथोलॉजी जो होती है, जो उनके भगवान को मानने की हिस्ट्री है, जो कि क्वेश्चनेबल होती है कि इज इट ट्रू और नॉट, रिलेटेड टू गॉड होती है मिथोलॉजी। तो उनकी जो मिथोलॉजी है उसमें एक ज्यूस नाम के गॉड हैं, जिनको माना जाता है कि वो ओलंपिक के भी गॉड है और ह्यूमन रेस के भी गॉड हैं। शुरुआत हमें ओलंपिक्स की या फिर स्पोर्ट्स हिस्ट्री की ज़्यादा दिखाई देती है एंशियंट ग्रीक से ही। लगभग ये जो ओलंपिकिया नाम से गेम्स होते थे वो 776 BCE यानी कि बिफोर क्रिश्चियन ईरा, यानी कि ईशा पूर्व। तो ईशा पूर्व में देखने को मिलते थे 776। उस समय पे हमारे यहाँ पर वेदास लिखे जा रहे थे। ऑल्दो हम देखेंगे कैसे ऋग्वेदा जो है वो 1000 BC का, वो पुराना, लेकिन उसके बाद जो अथर्ववेदा और जो पोस्ट वैदिक पीरियड है वो हमारे यहाँ पर चल रहा था। तो इस समय पे यहाँ पर पहली बार ओलंपिया हुआ था। आज के हम क्या बोलते हैं, ओलंपिक बोलते हैं, उस समय पे हुआ था ओलंपिया। ये जो ओलंपिया था ये हमेशा 4-4 साल में ही होता था, और ग्रीक गॉड ज्यूस को ही अपना जो सम्मान है, ऑनर है, वो देने के लिए किया जाता था। इसमें कुछ कुछ गेम होते थे, मोस्टली एथलेटिक कॉम्पिटिशन करवाए जाते थे, जिसमें फुट रेसेस यानी कि आप पैरों से जो भागते हो, रनिंग करते हो बेसिकली, या फिर आप डिस्क वगैरह को थ्रो करते हो, या फिर कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते थे जिसमें रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन थे, आज के समय पे चीज़ें थोड़ी अलग काम करती हैं। उस समय पे जो था इनका लेवल वो और ज़्यादा अलग होता था।
बात करें इसके अलावा तो और भी यहाँ पर कुछ गेम्स थे जो उस समय पे यूज़ किए जाते थे, जैसे कि पाथियन गेम्स है डेपिली, इस्थमानियन गेम्स है कोरिंथ। ये भी ऐसी जगह थी जहाँ पे अलग अलग नामों से खेल करवाए जाते थे। अब ये जो गेम्स थे ये अलग अलग ग्रीक की जो शहर थे उनमें से खिलाड़ियों को, एथलीट्स को बड़ा अट्रैक्ट करते थे। मोस्टली इनके अंदर हमें सोल्जर्स ही दिखाई देते थे, आते थे, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे चीज़ों का। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो ग्रीक पीपल थे उनमें सेंस ऑफ यूनिटी भी दिखाई देती थी। ये जो 4 ईयर का इंटरवल है, जो कि लास्ट ओलंपिक हम देख पाते हैं कि हमारे यहाँ पर भी ओलंपिक कैसे होते हैं, अभी मॉडर्न समय में भी हर 4 साल में ओलंपिक रिपीट होता है। अगर अभी 2024 में हो रहा है तो दैट मीन्स द नेक्स्ट कमिंग ओलंपिक विल बी इन 2028। तो ये जो होता है 4 साल का इंटरवल, ये आया है उसी एंशिएंट ट्रेडिशन से, वहाँ पर भी 4 साल में ही होते थे। अब हम आगे बढ़ के देखें तो एवरी 4 ईयर हमने ऑनर वगैरह का इसमें देख लिया है। अब मॉडर्न की थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि ओलंपिया जो था वो ग्रीस में ज़्यादातर होता था और यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट इसके 4 साल में ही होती थी। फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब आए? ये आते हैं लेट 19th सेंचुरी के अंदर। लेट 19th सेंचुरी क्या होगी, यानी कि ऑलमोस्ट 1890 से लेके 1880 से लेकर जो 1890 का पीरियड था उसमें इसका रिवाइवल होता है। और रिवाइवल भी जो किया जाता है वो किया जाता है पायरे दी कॉर्बेंटीन के द्वारा। इनका फोटो देख पाएंगे, इनको फादर ऑफ ओलंपिक्स, मॉडर्न ओलंपिक्स भी बोला जा सकता है, बिकॉज ही वॉज द वन मैन हु इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ रिवाइविंग द ओलंपिक गेम्स। इन्होंने इसको प्रपोज किया था 19th सेंचुरी के अंदर में। इनका मानना था कि ओलंपिक जो है वो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करेगा, बढ़ाएगा, और जो गुडविल होती है कंपटीशन की वजह से जो आती है, कंपटीशन हमेशा जरूरी नहीं है कि बैड ही हो। कंपटीशन इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप अपने आप को किसी चीज़ में आगे बढ़ाना चाहते हो, तो जब आपको लगता है कि कंपटीशन है, कोई और इंसान आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आपको ये भी महसूस होता है कि मुझे भी अपनी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ानी है, जिसकी वजह से आप अपने आप के जो लिमिट्स हैं उनको पुश करते हैं। सो इट इज़ अ हेल्दी कंपटीशन। जब तक आप हेल्दी कंपटीशन कर रहे हैं तब तक आपको कोई हरा ही नहीं सकता है। आप हार भी जाओगे तो भी आप लगे रहोगे, और यही आपको करना है इस यूपीएससी की तैयारी के साथ में भी। आपको हेल्दी कंपटीशन लगाकर चलना है, आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है, सोचना ही नहीं है रुकने के बारे में। ऐसा ही इन्होंने भी सोचा। इन्होंने बनाई सबसे पहले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, जिसकी फाउंडेशन होती है 1894 के अंदर में। ये पहली मॉडर्न ओलंपिक गेम्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है 1894 में आकर। ये 1896 के अंदर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स एथेंस के अंदर ही करवाती है, जो कि एक समय में ग्रीक की कैपिटल भी होता था, अगर हम एंशिएंट टाइम के ऊपर जाकर देखें तो। अब ये ओलंपिक जो स्पोर्ट है इसके अंदर कौन कौन से गेम आते हैं ये सब हम देखेंगे। शुरुआत में क्या होता था कि वुमेंस जो थी पहली बार जब कॉम्पीट करती हैं ओलंपिक्स में, तो वो करती हैं लगभग 1900 के अंदर। एग्जैक्टली इन दिस ईयर जो पेरिस के अंदर ही गेम हो रहे थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि 2024 में भी पेरिस में ही ओलंपिक हो रहा है, और 1900 में भी जब पेरिस में ओलंपिक हुआ था तब पहली बार वुमेन्स ने यहाँ पर कॉम्पीट किया था, इसमें हिस्सा लिया था। टोटल उस समय पे 997 एथलीट सामने आए थे, जिसमें से 22 ऐसी एथलीट थी जो वुमन थी। हालांकि बहुत कम थी, आई नो, बट एटलीस्ट उन्होंने हिम्मत दिखाई थी। कौन कौन से गेम थे? मेनली उस समय पे 5 ही गेम थे, जैसे टेनिस, सेलिंग, कॉर्कवेट, इक्वेस्टेरियनिज्म एंड गोल्फ। ऐसे गेमों में वुमन पहली बार सामने आई। फिर यहाँ पर क्या किया जाता है कि 1991 से जो भी ओलंपिक के अंदर वुमेन कंपटीशन आना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत सारे और नए गेम यहाँ पर दिखाए गए। और कुछ समय के बाद में तो क्या हो गया कि 2012 के अराउंड अगर हम आके देखें तो बॉक्सिंग जैसे गेम, जो कि ओलंपिक में बिल्कुल शुरुआत से खेले जाते थे, ईशा के, क्रिश्चियनिटी के जन्म से पहले से खेले जाते थे, और वो बॉक्सिंग जैसे गेमों में भी वुमेन्स की बॉक्सिंग को एडिशन कर लिया जाता है। तो ये हमें दिखाई देता है कि ये सब उस समय पे हो रहा था। अब अगर हम बात करें तो देखिए वो ओलंपिक्स जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे ग्लोबल इवेंट्स की वजह से भी। जैसे कि ओलंपिक आज तक कैंसिल कब हुए हैं? जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो इन समय पे ओलंपिक्स जो थे उनको कैंसिल कर दिया गया था।
अब हम देखते हैं ओलंपिक स्पोर्ट के बारे में कुछ और। तो देखिए इसमें अब इस प्रेजेंट मोमेंट में ऑलमोस्ट सभी के सभी स्पोर्ट्स जो जाने जाते हैं उनको क्या किया जाता है, इंडल्ज किया जाता है, और इनको दो कैटेगरीज में बांट दिया है। एक होते हैं समर ओलंपिक, जो कि अगर अभी जो हो रहे हैं 2024 में, तो 2024 में जो हो रहे हैं ये हो रहे हैं समर ओलंपिक। नेक्स्ट समर ओलंपिक होंगे 2028 में, ठीक है, 4 साल का गैप आ गया है। विंटर ओलंपिक जो अब होगा वो होगा 2026 के अंदर, और नेक्स्ट जो विंटर ओलंपिक होगा वो होगा 2030 में। ये विंटर और समर क्या है, ये इसी वजह से बांटना पड़ा क्योंकि एक ही मौसम में आप सारे गेम्स को कंडक्ट नहीं करवा सकते हो। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनके लिए आइस चाहिए, अब आइस जो होती है वो तो विंटर में ही हो पाएगी ना। तो जो ऐसे गेम है, हाफ ऑफ द गेम्स फ्रॉम द ओलंपिक, जिनके लिए जो कंडीशन है वेदर की वो एक्चुअली में विंटर लाइक कंडीशन होनी चाहिए, वो होते हैं विंटर गेम्स की कैटेगरी के अंदर। एंड दोज गेम्स जिनके लिए समर लाइक कंडीशन भी चल जाती है तो वो होते हैं समर के अंदर। अब ये पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया, पहले ओलंपिक एक ही साथ होते थे सभी गेम के, लेकिन 1924 यानी 1924 के अंदर हम देखते हैं कि विंटर ओलंपिक्स को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद मिड 20th सेंचुरी के अंदर में यहाँ पर पैरा ओलंपिक गेम्स का भी इंट्रोडक्शन हो चुका था। विंटर गेम्स जो थे उनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रांस के अंदर में। सो सबसे पहले कहाँ आते हैं, फ्रांस या फिर फ्रेंच जो पीपल है वो इसको लेकर आते हैं जब वहाँ पर ओलंपिक होता है, और ये पहली बार ही हो रहा था उस समय पे वहाँ पर। इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। तो बात कर रहे हैं विंटर ओलंपिक्स की ही। ये कब होता है, 1924 के अंदर फ्रांस में हो रहा है, और अंटिल 1992 सेम ईयर में ही ये समर गेम्स के साथ भी होता था। अब मैंने आप लोगों को समझाया ना कि कैसे ये 2-2 साल के गैप में होता है। विंटर ओलंपिक्स कब होगा, 2026 के अंदर होगा, लेकिन जब हम बात कर रहे थे 1924 से लेकर 1992 के पीरियड की, तब ये क्या होता था, 2024 की गर्मियों में होगा यहाँ पर समर ओलंपिक, और सर्दियों में होगा 2024 की ही, या 1924 में हम जाकर देख सकते हैं। पूरे 100 ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं जब विंटर ओलंपिक्स को भी क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो एक ही साल में होते ये, अगर हम इनको 1992 में अलग अलग सेपरेट नहीं करते। तो इसी वजह से बहुत सारे ऐसे फैक्ट हो रहे हैं ओलंपिक्स के, विंटर ओलंपिक्स की सेंचुरी हो रही है, वुमेन जो थी पार्टिसिपेशन वो भी उसी कंट्री में हो रही है, वहीं पे हो रहा है। तो इसी वजह से ये हमारे लिए न्यूज़ वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। समर गेम्स की बात करें तो ये समर सीजन में होते हैं। अभी तक 16 डेज तक का हमने इसको देखा है कि इनका रिकॉर्ड रहता है कि ये 16-17 दिनों तक चलते हैं। अब देखें तो इसमें 270 से ज़्यादा ऐसे इवेंट हैं जो गेम्स इसके अंदर पार्टिसिपेशन किए जाती हैं, और 15,000 से एथलीट यहाँ पर 190 कंट्रीज से ज़्यादा यहाँ पर आकर इनमें पार्टिसिपेशन शो करते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स की बात करें तो द वर्ड पैरा ओलंपिक, ये जो पैरा ओलंपिक है ये भी ग्रीक से ही निकाला गया है, जिसकी पैरा का मतलब होता है बिसाइड यानी कि साथ में, एंड अलोंग साइड। तो ये जो बिसाइड एंड अलोंग साइड है कि आप साथ साथ में भी चल रहे हो, उसी से निकाला गया है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक का जो सिंबल है वो थोड़ा सा अलग होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है ना कि नॉर्मल जो जनरल ओलंपिक है उसके सिंबल होता है ये। अब ये सिंबल क्या है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन पैरा ओलंपिक का सिंबल होता है ये जो कि आप अभी फिलहाल देख रहे हैं। इसमें 3 कलर होते हैं, जो कि सबसे ऊपर वाला कलर है वो है रेड, देन ब्लू एंड देन ग्रीन इज द कलर। फिर हम बात करते हैं ओलंपिक फायर की। अब जब भी यहाँ पर ओलंपिक की बात आती है तो ओलंपिक फायर को कैसे भूला जा सकता है। हमेशा शुरुआत ही होती है गेम्स की आफ्टर बर्निंग और आफ्टर लिटिंग दिस फायर। तो ये जो फायर है ये सिंबल है, संकेत है स्पिरिट का, नॉलेज का एंड लाइफ का। आपकी कितनी बेहतरीन यहाँ पर क्षमता है, आप किसको करना चाहते हो, आपकी क्या ज्ञान है और आपका क्या जीवन है, उन तीनों चीज़ों को ये फायर जो होती है, अग्नि जो होती है वो दर्शाती है। ये ओलंपिक के अंदर ही डिलीवर करती है। रिले रेस से इसकी स्टार्टिंग होती है और ये बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द वर्ल्ड जो आता है उसी की साइट के सामने, गेम्स के सामने इसको किया जाता है, क्योंकि वो ओलंपिक्स में कोई भी अगर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने आए हैं तो दैट्स वेरी ट्रू कि उन्हीं में से कोई एक जो होगा वो क्या करेगा, बेस्ट एथलीट बनेगा। उन्हीं में से एक जो टीम होगी वो बेस्ट टीम ऑफ द वर्ल्ड बनने वाली है, राइट। तो इसी वजह से ओपनिंग सेरेमनी के अंदर इसको लाया जाता है।
फ्लैग की बात करें तो देखिए ये वाइल्ड जो फ्लैग होता है और उसके ऊपर अलग अलग 5 कलरों से सर्कल बने होते हैं। पहली बार फ्लैग जो था वो 1920 में लाया गया था, जो कि समर ओलंपिक गेम्स के अंदर ही प्रेजेंट किया गया था। और अब फ्लैग की जो सेरेमनी होती है वो भी की जाती है ओपनिंग सेरेमनी के अंदर ही। इन फ्लैग्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 कॉन्टिनेंट्स। देखिए जो रेड कलर है वो दर्शाता है अमेरिका को, ग्रीन कलर दर्शाता है ओशनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, प्लस जो आसपास के आइलैंड्स हैं उनको। येलो कलर दिखाता है एशिया को, और यहाँ पर हम देख पाएंगे ब्लू कलर दिखाता है यूरोप को, ब्लैक कलर दिखाता है अफ्रीका को। क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी है ही नहीं, तो वहाँ से कोई खेलने नहीं आएगा, तो इसी वजह से उसको इनके अंदर रखा नहीं है। रही बात 7th कॉन्टिनेंट की, तो 2 कॉन्टिनेंट अमेरिका के अंदर ही आ जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ कॉन्टिनेंट। इसी वजह से इनकी जो संख्या है वो भी क्या है, 5 ही है। अब हम इसके लास्ट में पहुंच गए और देख रहे हैं ओलंपिक के मैस्कोट्स को, यानी कि जब कोई भी प्लेयर जीतता है तो उनको ऐसे ही मैस्कोट्स दिए जाते हैं। अब के जो मैस्कोट्स होंगे उनकी अभी तक रिवील नहीं आई है, तो इसी वजह से कुछ ऐसे हम देख लेते हैं, जैसे कि 1998 के अंदर इनकी शुरुआत हुई। इसके बाद जो सबसे लास्ट था टोक्यो के अंदर, वो कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिया गया था। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंजॉयबल एस्पेक्ट होता है ये, और ये हर साल जब 4 ईयर में यहाँ पर जो भी कंट्री सामने आकर उसको होस्ट कर रही है तो वही उनको क्या करती है, मैस्कोट्स को दिखाती है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल यहाँ पर बात करने वाला है, वाई सुप्रीम कोर्ट कुडंट अग्री ऑन एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड। जीएम क्या होता है? जीएम यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सरसों की, वो उसको सुप्रीम कोर्ट क्यों मना कर रहा है कि इंडिया के अंदर अभी उसको ना लेकर आया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी क्या हुआ है कि 2 जजेस का बेंच बैठा हुआ था, और ये दोनों जजेस ने एक दूसरे के साथ में अग्री नहीं किया। एक जज बोल रहे हैं, जस्टिस बीवी नागरथन्ना और संजय करोल डिसअग्री कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि ठीक है, इसको रिलीज कर देना चाहिए, इसकी जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, और दूसरे यहाँ पर बोल रहे हैं कि नो इट इज़ नॉट गुड। वाई इट इज़ नॉट गुड, चलिए समझते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स की, तो हमें पता है कि जेनेटिक्स को उनको मॉडिफाई किया जाता है। अब ये होता है क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी की वजह से। अब क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी क्या है, इससे जीन्स जो होते हैं डीएनए के अंदर में उनको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, इन सब का जवाब आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर। ऑलरेडी जो इनके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, वो शेयर किए जा चुके हैं वहाँ से। लेकिन अभी हम कुछ और पढ़ रहे हैं, अभी हमें समझना है लॉ को, अभी हम समझ रहे हैं इसको जीएस पेपर 3 के हिसाब से, जो कि आता है एग्रीकल्चर में। अभी हमें देखना है कि डिबेट क्या है, कि क्यों मस्टर्ड जो है उसको सामने आने देना चाहिए और क्यों उसको एक्चुअली में यहाँ पर रिलीज नहीं होना देना चाहिए। ये डिबेट है, और ये डिबेट हो रही है यहाँ पर जीएम मस्टर्ड की। नॉर्मल मस्टर्ड तो सब यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि इंडिया में कितनी ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जो अभी काम कर रही हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आज तक इंडिया में केवल और केवल एक ही जीएम क्रॉप है जिसको अप्रूवल मिला है कल्टीवेशन के लिए, और वो भी है यहाँ पर बीटी कॉटन। बीटी ब्रिंजल जो है वो भी बना है, लेकिन उसको भी अप्रूवल नहीं मिला है। कॉटन जो होती है उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है ताकि पेस्ट वगैरह उसके ऊपर आए ना, उसको ख़राब ना करे, इंसेक्ट्स वगैरह आकर खा ही ना पाए, वो रिपेल कर दे। वैसे ही यील्ड जो होती है वो इनकी ज़्यादा निकल कर आती है। लेकिन इनको इंट्रोडक्शन करने का, प्रूव करने का एक ये कारण है कि कॉटन को यहाँ पर ह्यूमन लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, एटलीस्ट खाने के रूप में। एटलीस्ट आप अपनी बॉडी के अंदर उसको नहीं डाल रहे हो, तो अगर हमें पता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, अगर इससे कुछ गलती चीज़ भी निकल कर आ जाएंगी, आफ्टर 20-30 ईयर्स हमें पता भी चलेगा, तो हमें ये पता होगा कि कॉटन का इस्तेमाल ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जा रहा था। लेकिन जब बात आती है जीएम मस्टर्ड की, जब हम बात कर रहे हैं सरसों की, तो हमें पता है कि मस्टर्ड जो होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा कमर्शियल लेवल के ऊपर। और कमर्शियल लेवल पे भी कहाँ पे? ह्यूमंस, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग उसको कंज्यूम करेंगे।
कंज्यूम भी कैसे करेंगे, इन द वे ऑफ फूड, खाने की तरह कंज्यूम हम उसको करने वाले हैं, तेल की तरह, इसका जो ऑयल होता है मोस्टली उसकी तरह इसको कंज्यूम करा जाएगा, सो दैट क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेवल पर जाकर यहाँ पर ह्यूमन हेल्थ को क्या कर सकता है, यहाँ पर कर सकता है प्रभावित, इफेक्ट कर डाल सकता है और काफ़ी बड़े लेवल पे डाल सकता है, जो कि यहाँ पर वापस से जिसको रिपील भी नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप इसको तो रिपील कर देंगे कि ठीक है, नहीं इसका जो रिजल्ट है वो ख़राब आ गया, आपको 20 साल के बाद में पता चला इसकी वजह से कोई जेनेटिक डिजीज़ निकल कर आ गई है ह्यूमंस में, जो कि अब आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो रही है। सपोज ऐसा कुछ हो जाता है, अभी तक ऐसा नहीं पता है क्योंकि ट्रायल्स ही नहीं हुए हैं, किसी ने खाया नहीं है, अभी तक नहीं पता है। सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद आपने इसको तो बंद करवा दिया, लेकिन जो पॉपुलेशन उससे प्रभावित हुई उनका क्या, या जो आने वाली जनरेशन उनसे प्रभावित होगी उनका क्या। तो यही कारण की वजह से सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अग्री नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि पहले से ही हम देख रहे हैं कि लगातार 2017 से ही जीएम जो मस्टर्ड्स है उसके ऊपर अप्रूवल लेने की कोशिश की जा रही है, काफ़ी टेस्ट इसके हो रहे हैं कि जो कल्टीवेशन होगी क्रॉप की उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उन्होंने भी इसको री एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। 2018 के अंदर भी 2016 में भी इसका प्रपोजल आया था जिसको यहाँ पर मना कर दिया गया था। अब जब हम ये सारी बातें देखते हैं ना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अब दूसरे जो यहाँ पर जज है वो क्यों इसको मना कर रहे हैं, ये भी तो सवाल उठना चाहिए ना। एक मना कर रहा है वो हमने समझ ली, लेकिन दूसरे जज इससे अग्री क्यों कर रहे हैं, रीज़न क्या है उसके पीछे वो भी समझना जरूरी है। देखिए, जब दूसरे जज यहाँ पर इस चीज़ का अग्री करते हैं तो उनका कारण यही है कि हम इनोवेशन को तो रोक नहीं सकते हैं ना। आखिर एक समय था जब हम लोग लिथिक पीरियड के अंदर जीते थे, पैलियोलिथिक पीरियड था, फिर मेसोलिथिक पीरियड आता है, फिर हम आते हैं नियोलिथिक में। पैलियोलिथिक जो पीरियड था, प्राचीन पुषाण युग जो था, उस समय पे क्या था, उस समय पे हमने हथियार बनाने सीखे थे। और वो हथियार क्या होते थे, पत्थर से बनने वाले हथियार। हम एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऐसे मार मार कर उससे क्या करते थे, उससे तोड़ लेते थे, और जो जानवर या कोई एनिमल हमें सामने से दिखता था उस पर फेंक के मारते थे। धीरे धीरे हमने हड्डियों के हथियार बनाने शुरू करे, उसी एनिमल से हमने क्या किया, उसी की बोन्स को निकाला, फिर हम आगे बढ़े और आज हम लोग क्या करते हैं, गन्स बनाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ मेटल। आज हम लोग मिसाइल बनाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ही है जो हमें यहाँ तक पहुँचा पाई है कि जहाँ हम एक ह्यूमो सेपियन से पहले भी, या हेबिलस जब हम होते थे तब हम क्या करते थे, हम लोग इतने कमज़ोर थे कि फूड चेन के अंदर हम काफ़ी नीचे आते थे। और यहाँ पर जब जो शिकारी होते थे, फॉर एग्जांपल कैट फैमिली से कोई लायन है या फिर कोई वाइल्ड डॉग है, जब ये शिकार कर कर अपने शिकार को खा चुके होते थे तो हम इनके छोड़े हुए शिकार को खाते थे अगर किसी को नॉनवेज खाना होता था तो, क्योंकि हम बड़े जो जानवर हैं उनका शिकार कर ही नहीं सकते थे, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी, ना हमारे पास इतनी स्पीड होती थी, ना इतनी स्ट्रेंथ होती थी। आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से, माइंड की मदद से यहाँ पर क्या पहुँचे, आगे पहुँचे हैं। तो जब हम दूसरी साइड देखते हैं इस डिबेट की, तब हमें समझ में आता है कि जीएम यानी कि जब हम टेक्नोलॉजी की मदद से यील्ड को बढ़ा रहे हैं तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनोवेशन को तो हम नहीं रोक सकते हैं ना, जो आविष्कार हो रहे हैं उनके तो हम नहीं रोक सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इथिकल क्वेश्चन भी इसमें है और बात जुड़ जाती है ह्यूमन हेल्थ के साथ में, आखिर में हमारा एकमात्र उद्देश्य यह भी तो होना चाहिए ना कि हमें हमारी भलाई में ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए जो हमारे ही ऊपर उल्टी पड़ जाए। तो इसी वजह से सावधानी लाने की बहुत ज़रूरत है। फ़िलहाल देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में DY चंद्रचूड़ जी, और वो क्या इस पे यहाँ पर सलाह देते हैं। देखते हैं 3 जजेस का बेंच बैठता है या 5 जजेस का बेंच बैठता है और उस पर क्या रिजल्ट आएगा, बाकी हम इस पे बात तब करेंगे।
अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। जीएस पेपर 2 में हमें पढ़ना होता है। आप लोगों को पता है चल रहे हैं अमेरिका के अंदर इलेक्शन और बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो रहे हैं और उसी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर कई बार कोशिश की जाती है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के लिए उठने वाले प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप, उनको मार दिया जाए, उनको असिशन करने की कोशिश की जाती है, उनको गोली चलाई जाती है उनके ऊपर। सडनली कुछ समय के बाद में जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे जो बाइडेन, वो सामने आते हैं और कहते हैं कि अब मैं प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो अपने आप को पीछे खींच लेते हैं और वो सामने देते हैं उन्हीं के वाइस प्रेसिडेंट का नाम जो कि है कमला हैरिस। अब वही सामने आई है प्रेसिडेंट बनने के लिए यहाँ पर और अब उनको चुनाव करना है अपने वाइस प्रेसिडेंट का, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर इस जो चुनाव होता है उसकी लड़ाई को लड़ते हैं और जीतते हैं, तो फिर अपने नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट बनाकर रहते हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अभी के लिए इतनी ही स्टोरी का जानना ज़रूरी था। अभी तक इन्होंने किसी का चुनाव नहीं किया है। अब देखेंगे किन किन को चुनने वाली है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो हो जाता है इकोनॉमी के लिए। जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे यहाँ पर बात हो रही है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट FTA यूके के साथ में बड़े दिनों से करने की कोशिश हम लोग जो है कर रहे हैं और अभी इसी के ऊपर थोड़ी सी और न्यूज़ भी आई है। इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने को पूर्ण तरीके से अपनी कमिटमेंट के ऊपर खड़ा हुआ है। ये बात बताई जा रही है हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में जब यहाँ पर मीटिंग होती है यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी की। देखिए कैसे इन दोनों को आप फोटो में देख पाएंगे और यहाँ पर वार्तालाप भी जो हो रही थी वो रिलेटेड टू FTA यहाँ पर हुई है। बात करें तो ये जो डेविड लेमी है वो हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर है यूनाइटेड किंगडम से, जो इंडिया के अंदर जब से लेबर गवर्नमेंट आई है, जब से जीती है, रिसेंटली में इलेक्शन हुआ है। और हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है यूके का वो क्या हो गया है, चेंज हो गए हैं। तो लेबर गवर्नमेंट आ गई है यहाँ पर, उनके जो हाईएस्ट ऑफिसर है वो इंडिया में हमसे मिलने के लिए आए हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट क्या रहेगा। फिलहाल के लिए जो नए यहाँ पर PM बने हैं केयर स्टारमर, तो केयर स्टारमर यहाँ पर जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनकी तरफ से जो इंडिया की तरफ से उनका जो एटीट्यूड है वो हम देखेंगे कि ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनका है। और उन्होंने बात की है कि वो डीप करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हम दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ में बनाई हुई है। इसी पे यहाँ पर जो प्रतिक्रिया है वो आती है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर की भी, जिन्होंने मिस्टर लेमी को होस्ट किया और राउंड ऑफ टॉक्स उनके साथ में की, आइडियाज़ को शेयर किया और बोला कि कैसे दोनों ही कंट्री ग्लोबल मैटर के ऊपर अपने अपने जो उनकी राय है उनमें कोलैबोरेशन सीख कर रही है। और इंडिया बेशक चाहता है कि यूके जो है वो जो इशू चल रहा है FTA का, जिसमें क्लाइमेट एक्शन को भी इंडल्ज किया जा रहा है, उसके ऊपर हम स्पीडली थोड़ा सा काम करें। ऑलरेडी 4 साल हो गए हैं ये जो FTA की बातें ये चल रही है, लेकिन 4 साल से दोनों ही सेम टर्म पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब कोशिश की जा रही है कि अब शायद जो सेम टर्म्स है वो देखने को मिले, नई गवर्नमेंट आती है, देखेंगे इसका भी क्या रिजल्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेकिन हाँ इससे पहले मैं आपको बता दूं FTA होता क्या। देखिए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंदर अलग अलग शर्तें होंगी, आखिर में है तो एक अग्रीमेंट ही। मोस्टली फ्री ट्रेड का मतलब होगा कि जो ओरिजिन ऑफ कंट्री है उसके हिसाब से जो भी सामान यहाँ पर प्रोडक्ट का ओरिजिन जिस कंट्री से होकर आ रहा है, अब इस प्रोडक्ट के ऊपर क्योंकि यूके से ही आ रहा है इंडिया में और हमने FTA को साइन किया है, तो हम इनसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। कौन सा टैक्स नहीं लेंगे? टैरिफ जो होती है, कस्टम ड्यूटी जो होती है, वो सब हम नहीं लेंगे। और यही सेम चीज़ होगी यहाँ पर यूके के साथ में भी। जब इंडिया से प्रोडक्ट यूके में जाएगा तो वहाँ पर हम लोग भी क्या नहीं देंगे, कस्टम्स नहीं देंगे।
हो सकता है कि हमें जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसमें देना भी पड़ जाए, लेकिन वो काफ़ी मिनिमम होगा, जितना अब देना पड़ता है उससे काफ़ी कम होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, दूसरी कंट्री में जाने वाला सामान जो यूके से इंडिया में आता था और हमें 100 रुपये का पड़ता था, उसकी कीमत 100 रुपये होती थी, उसका ट्रैवलिंग का खर्चा 10 रुपये और लगा लीजिए, और फिर यहाँ पर इंडिया में आके उसको 15 से 20% यहाँ पर अपना टैक्स भी देना होता था। तो टोटल ये लगभग 125 रुपये का प्रोडक्ट मिलता था हमें। लेकिन इससे चीप चाइना प्रोवाइड करवा देता था, क्योंकि वो 70 में बनाकर सारी चीज़ों को अगर मिला भी लेते हैं तो ऑलमोस्ट 95 रुपये के आसपास में दे देता था, और उससे भी ज़्यादा चीप इंडिया के लोग बना लेते थे, जो कि ऑलमोस्ट 75 रुपये में सेम चीज़ को दे रहे हैं। तो अब आप में से और हम में से जो भी कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर है, वो किसको चुनेगा? ऑब्वियसली 75 को ही चुनेगा। तो ये नुकसान होते हैं। ऐसा ही हमारे साथ सेम होता है यूरोप के अंदर में, यानी कि यूके के अंदर में। जब हमारा भी प्रोजेक्ट आता है और उसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें लग जाती हैं तो वो हो जाता है महंगा, और महंगी चीज़ों को खरीदने का किसी का शौक नहीं है। अगर वैसी ही क्वालिटी की चीज़ें आपको चीप में मिल रही हैं तो, चीप यानी कि सस्ता मिल रही है तो, राइट। और यही कारण है कि जैसे ही कस्टम ड्यूटी कम होंगी या फिर निल हो जाएंगी तो जो 100 रुपये की चीज़ है वो शायद 105 तक में हम दे दें, या थोड़ी सब्सिडी भी बढ़ाएं। इसकी वजह से मार्केट एक इमर्ज होगा। हमारे यहाँ पर गाड़ी वगैरह जो होती हैं वो ज़्यादा आएंगी उधर की तरफ से, एटलीस्ट कार वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज़्यादा आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो फ़ायदेमंद होंगी दोनों ही कंट्रीज़ के लिए। फिलहाल हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल को, जो कि जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट चीता को आप लोगों ने बिल्कुल याद रखा होगा। नामीबिया जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है, वहाँ से हमने सबसे पहले 8 चीताओं को लेकर आए थे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर। तो कूनो नेशनल पार्क जो है एमपी के अंदर, उसमें उनको लाया गया। उसके बाद हम और भी लाए। ये पहला ऐसा ट्रांसलोकेशन था जो इंटर कॉन्टिनेंटल हुआ था। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर किसी एनिमल को लेकर जाना था, ये पहली बार वर्ल्ड में हुआ था। ये हमने किया और अब वो सक्सेसफुल भी है। हालांकि कुछ चीताज की डेथ हुई, जो कि अगर हम देखते हैं कि उनके रीजन जो थे, कुछ के गलत भी रीजन्स थे, लेकिन ज़्यादातर ये जो इनका स्पीशी ही ऐसी है, इनमें डाइवर्सिटी लानी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वो हुआ। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो प्रोजेक्ट चीता का यहाँ पर प्रोजेक्ट था वो रहता है सक्सेसफुल। अब उसी में आ गया है फेज़ नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 जो है प्रोजेक्ट चीता का, उसमें हम पहुंच चुके हैं और इसमें फिर से अफ्रीका से चीता को लेकर आया जाएगा। लेकिन इस बार चीता कूनो नेशनल पार्क में नहीं जाएंगे, वहाँ पर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। अब चीता आने वाले हैं गुजरात के अंदर, और गुजरात में भी जो रन ऑफ कच्छ है, कच्छ के रन की जब हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, ये आने वाले हैं। जबकि गांधी सागर सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश में, उसको तैयार किया जा रहा है। अब इससे आगे का जो लोट होगा, इससे आगे का जो फेज़ होगा, इसके बाद में जब चीताज को हम लेकर आएंगे तब उसके अंदर रखेंगे। तो 3 यहाँ पर नेशनल पार्क है जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला होता है कुनो नेशनल पार्क, अगेन यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। फिर होता है गांधी सागर, जो कि अगली बार हम इस्तेमाल में करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर ही चीताज को यहाँ पर रखा जा सकता है। और तीसरा हम देखते हैं कच्छ का जो यहाँ पर नेशनल पार्क है, जिसके अंदर भी क्या नाम है उसका, बन्नी। तो बन्नी नेशनल पार्क जो है उसको एक पोटेंशियल हैबिटेट माना जा रहा है। ओवर ए डिकेड, लगभग 1 दशक का समय हो चुका है, और ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार कर दिया गया है। 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है, स्पेस है, वो तैयार कर दिया गया है बन्नी के अंदर। इसमें वैसे ही ग्रासलैंड काफ़ी पाया जाता है, और हमें पता है चीता को अच्छा लगता है ग्रासलैंड, घास के मैदान। तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 20 से ज़्यादा हम देखेंगे कि यहाँ पर चीता जो होंगे उनको इंपोर्ट करके इंडिया के लिए लाया जाएगा। और इंडिया में जो नीड है चीता को बचाने की, क्योंकि इंडिया से चीता जस्ट एक्सटेंशन के रूप के ऊपर बिल्कुल पहुँच चुके थे IUCN के तहत में भी, वो हम यहाँ से पूरी कर पाएंगे। फिलहाल ये सिर्फ नोड मिली है, हमें पता चला है कौन से लोकेशन में आएगा, कब आने वाला है, इतनी जानकारी अभी नहीं पता चली है। तो जब वो न्यूज़ आएगी तो हम उस पर ध्यान देंगे और आगे भी बढ़ेंगे।
अभी के लिए देखते हैं अगेन जीएस पेपर 3 में स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल को। अब ये कह रहा है कि डीआरडीओ ने टेस्ट किया है फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च की जो ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट फॉर डिफेंस एंड रिसर्च, तो वो क्या है, वो यहाँ पर लेकर आई है बैलिस्टिक फेज़ नंबर 2 के डिफेंस सिस्टम को, क्योंकि इनका काम ही है डिफेंस और रिसर्च करना और उसमें डेवलपमेंट करना। तो वेडनेसडे को हम देखते हैं कैसे इन्होंने सक्सेसफुली एक फ्लाइट को टेस्ट किया है जो कि फेज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से यहाँ पर उसके डिफेंस सिस्टम के नाम से जानी जा रही है। अब जब इस फ्लाइट को ऊपर की तरफ उड़ाया गया तो इसमें से जो हमने रडार सिस्टम हमारा बनाया है उसमें इसको दिखाई हमें ये दी गई। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली जो भी यहाँ पर BMD होगी, बैलिस्टिक मिसाइल होगा, उसको क्या कर पाएंगे, उसको हम एक्चुअली के अंदर में पहचान पाएंगे। और इंडिजीनियस कैपेबिलिटी हमारे पास हो गई है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल्स को 5000 किलोमीटर तक की जो दूरी पे आ सकते हैं, 2000 किलोमीटर की जो ऊंचाई से आ रहे हैं, उनको हम अपने देश से उनसे अपने देश को, अपनी कंट्री को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, पहले ही पता लगा सकते हैं। सो दैट इज़ ए अच्छा इम्प्रूवमेंट हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में ही, लेकिन यहाँ पर हो रहा है ये बायोटेक्नोलॉजी एंड जीएस पेपर 3 में ही हेल्थ के अंदर भी। देखिए डिजीज़ भी इसमें आ सकती हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, तो कई जगहों पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल आर्टिकल क्या कह रहा है कि एक दवाई आई है जिसका नाम है कीटामाइन पिल। ये जो है ये मान रही है कि जिन लोगों को डिप्रेशन हो चुका और वो डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट लेते हैं उससे रेसिस्टेंट हो चुके हैं, यानी कि अब जो दवाइयाँ हैं उन पे काम नहीं करती और उनका डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है, अब उनका जो अवसाद है, उनका जो डिप्रेशन है, उसको ठीक करने के लिए जो ड्रग कीटामाइन है वो शायद उनकी मदद कर सकती है। कीटामाइन को पार्टी ड्रग भी बोला जाता है। इसके अंदर एक रिसेप्टर होता है जो कि एक्सक्रीटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करेगा और ये न्यूरॉन्स के अंदर में थोड़ा सा पंप देगा, इसको न्यूरॉन फायर भी बोला जाता है, ताकि ये क्या करे, ग्लूटामेट की तरह यहाँ पर मैसेज को सेंड कर सके। ओरिजिनली ये एनेस्थेटिक की तरह इसको बनाया गया था, लेकिन फिर रिसर्चर्स ने पाया है कि ये एंटी डिप्रेशन इफेक्ट दे रहा है और जस्ट विद इन आवर्स में दे रहा है। जैसे ही आप इसको लेंगे तो कुछ ही घंटों में यहाँ पर अगर कोई लोग हैं जिनको यहाँ पर सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, डिप्रेशन में वो फील कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा और उनके ज़्यादा काम में आएगा। ये अभी तक हमें पता चल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, बात कर रहा है एमपॉक्स के बारे में। एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स भी कभी कभी इसको बोला जाता है, लेकिन ये क्या है, एक वायरस है। एक वायरस जो है जो कि ज़्यादातर लेवल पर यहाँ पर बच्चों में पाया जाता है, वो वायरस की यहाँ पर बात हो रही है। और ये कोंगो राज्य, अफ्रीका का जो एक देश है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, उसके अंदर फैल रहा है। वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चों को क्या हो रहा है, एमपॉक्स हो रहा है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको वैसे तो बुखार वगैरह होगा, फीवर आएगा, फिर हम देखते हैं यहाँ पर मलेरिया वगैरह होगा, आपके बैक में पेन होगा, आपको रेक्टनल पेन हो सकता है, फैटीग हो सकता है, रेस प्रोग्रेशन कैसे होगी, आपको क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर बड़े बड़े रैश हो जाते हैं। और ऐसे ही रैश नहीं होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर जिसके अंदर हम सिस को देख पाते हैं। तो ये छोटे छोटे पहले होंगे, फिर ये बड़े होते जाएंगे, फिर इनमें सीस वगैरह जो होगी, वेसिकल्स जो होंगे वो भरना शुरू हो जाएगा। जब ये ख़त्म भी होंगे, कस्ट निकलेगा, फॉल ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पर निशान, स्कार्स हमेशा के लिए ऑलमोस्ट रह जाते हैं। बड़ा मुश्किल होता है इन स्कार्स का फिर जाना। ये सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत छोटे छोटे बच्चों में। 5 से लेकर 7 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको इससे गुजरना पड़ रहा है। बड़ा हेल्पलेस महसूस करते हैं इन सिम्टम्स को जब वो अपनी बॉडी के ऊपर देखते हैं। अगर हम बात करें एमपॉक्स की, तो एमपॉक्स जो है वो एक्चुअली में लगभग 50 साल पहले यहाँ पर आइडेंटिफाइड किया गया था। और ये भी हम देखते हैं कि ये जब आइडेंटिफाई किया गया था तो ये इन्फेक्शन जो था वो बड़ा ही खतरनाक माना गया था। आप देख रहे हैं सिम्टम्स इसके, इसमें हम देखते हैं कि 50% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो छोटे बच्चों को होते हैं।
और ऑलमोस्ट इसमें क्या होता है, वैसे तो ये इसमें कम ही जान जाती है, माइल्ड ये रहता है, लेकिन जब इसमें थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है तो डेथ भी यहाँ पर होती है। फिलहाल लगभग 27,000 लोगों को कोंगो में जो ये वायरस है वो हो चुका है, मोर देन 50% आर चिल्ड्रन, एंड उसमें से भी 1100 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है ड्यू टू दिस वायरस। और वायरस क्या करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को अपना होस्ट बनाता है। जब भी यहाँ पर बच्चों को वैसे ही कम पता होता है, नॉलेज ज़्यादा नहीं होती है, जब भी किसी को थोड़ा बहुत वायरस जा चुका और वो क्लोज कांटेक्ट में आते हैं दूसरे बच्चे के, खेलते हुए पढ़ते हुए साथ में, तो उनको भी ये जो वायरस है वो फैल जाता है। तो काफ़ी बुरी जो स्थिति है वो यहाँ पर आ चुकी है कोंगो में। और कोंगो में कैंप लगाए जा रहे हैं जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के साथ में अपने घर को छोड़कर इन कैंप्स में जाकर रह रहे हैं, ताकि उनके जो बच्चे हैं, बीमार भी बच्चे और ठीक भी बच्चे, वो भी क्या कर सके, अच्छे से सर्वाइव कर सके। खैर, यहीं पे आज की हमारी वीडियो होती है ख़त्म। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, आप सभी का दिल से धन्यवाद। अभी के लिए चलती हूँ, कल फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल सुबह मिलते हैं 5 बजे। ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय।